गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इसके पहले हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे फाइल के। आज हम पढ़ेंगे 5th प्रिंसिपल, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिफरेंट एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हर ग्रुप के पास एक कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, वन हेड एंड वन प्लान। हर एक ग्रुप के पास एक प्लान होता है, एक हेड होता है, जिसके बेसिस पे वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। और जो भी हेड होता है वो उन लोगों को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि कैसे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मतलब लीडरशिप वाली बात यहाँ पे हो रही है कि हर एक ग्रुप के पास एक लीडर होता है जो उनको गाइड करता है कि उनको किस तरीके से सारी टास्कों को परफॉर्म करना है, किस तरीके से उनके अंडर के उनके अंडर में जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो अचीवमेंट उनको करना है, वो कैसे वो लोग सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो भी हमारा इंटरेस्ट था वो जनरल इंटरेस्ट में कितना था, हम एक जनरल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट का हम जनरल इंटरेस्ट की बात करते हैं। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय होते हैं उसको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है और वो किस चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम उसी काम के लिए उनको क्या करते हैं, हायर करते हैं। क्योंकि जब हम विदाउट इंटरेस्ट किसी लोगों को कुछ काम देते हैं तो हमेशा काम हमारा सक्सेस नहीं हो पाता जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेन मार्क्स। आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे, टिल देन यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट। ठीक है। जैसे आपको सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, स्टडी में नहीं होता है, तो दे स्कोर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। उनके जो स्पोर्ट्स में जो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टडी। वो स्टडी नहीं कर पाते जितना वो स्पोर्ट्स में अच्छा अपने आप को दे सकते हैं। इसी तरह जब हम कंपनी में जाते हैं तो हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं हम हमेशा उनको उसी काम के लिए अपॉइंट करते हैं जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि हम विदाउट इंटरेस्ट कुछ चीज़ों को करने जाते हैं तो हमारी चीज़ें हमारे हाथ से बिगड़ती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का आप लोग देख लेना, एक बार डिफरेंस देख लेना। अब हम पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जो भी उनके पे होते हैं, कंपनसेशन होता है, ओवरऑल पे मतलब उनकी जितनी भी पेमेंट होती है, इनकम होती है, कंपनसेशन होते हैं, कितने उनके पैसे मतलब किस हिसाब से उनका जो मनी डिडक्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कितना कंपनसेट हो रहा है, और जितनी सारी चीज़ें जो भी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में फिक्स कर दी जाती है और विद इन द होल ईयर वो हम उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं करते। सारी चीज़ें हमारे लिए उनके लिए सेम ही होती है। वो इंश्योर करती है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो प्रॉपरली हम उसको बना सकें, और हम हमेशा उनको उनकी जो पेइंग कैपेसिटी होती है कंपनी को, पहले से उन लोगों को उस एक टोटल अमाउंट पे उनको हायर करते हैं और वही सारी चीज़ें उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और फिर कंपनसेशन की जब बात आती है तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं या फिर बोनस प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनकी सैलरी जो होता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं जब भी जो भी उनका जो काम होता है उनके वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इनडिसिप्लिन होना पूरी कंपनी में, जहाँ पे कोई भी पर्सन उसकी मर्जी के हिसाब से उसको जो मन में आ रहा है वो सारी चीज़ें करते जा रहा है। तो सेंट्रलाइज्ड कंपनी में और डिसेंट्रलाइज कंपनी में या फिर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंस होता है। जब भी हम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की या फिर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अथॉरिटी होती है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है और उन लोगों को सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक नेशनल लेवल वाली बात आ जाती है, जहाँ पे हर कोई अपनी मनमानी करते फिरता है, जहाँ पे जो भी कंपनी पर डिपेंड होते हैं वो हमेशा सिर्फ सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग से कुछ भी करना ज़रूरी नहीं समझते। नेक्स्ट हमारा स्कॉलर चेन। तो स्कॉलर चेन क्या होता है, स्कॉलर चेन एक चेन है जहाँ पे आप लोगों को आपको जो सुपीरियर्स, जैसे हमारा जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट था उसका एग्जाम्पल हम स्कॉलर चेन में ले सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी हायर अथॉरिटी से या फिर हायर सुपीरियर से बात करनी तो आपको मिडिल लेवल तक होती है, आप लोग टॉप लेवल पे जा सकते हो। लेकिन अगर किसी टॉप लेवल को आपसे बात करनी लोअर लेवल से तो भी वो मिडिल पे पहले आएंगे, उसके बाद ही आप लोग, मतलब एक चेन बनती है जहाँ पे सुपीरियर्स और जो भी मिडिल और जो भी लोअर वाली चीज़ें होती है उनके बीच में एक हमेशा एक
इंटरमीडियरी सोर्स होता है जिसके बेसिस पे वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्डर, ठीक है। एक होता है गैंग प्लान। तो गैंग प्लान कैसे बनता है कि जब डायरेक्टली जो होता है जो सुपीरियर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोअर वाले से बात करें, तो लोअर जो होती है वो डायरेक्ट सुपीरियर से बात कर सकती हो जाता है गैंग प्लैंक, ठीक है। वो उनके कुछ ना कुछ रिलेशंस के थ्रू होता है, लेकिन कंपनी में हमेशा सुपीरियर्स और लोअर्स के बीच में हमेशा मिडिल होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या करता है, पीपल्स एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस दैट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स हर्ज और हर प्लेस। ऑर्डर ये डिफाइन करता है कि जो पर्सन है उनके जो कैपेबिलिटी है, उनके जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो भी, तो उनके हिसाब से वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, स्टेट्स ऑर्डर। मतलब जो भी पर्सन जिस भी चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होता है, जिस भी चीज़ के लिए वो बना होता है, उसकी पोजीशन हमेशा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्विटी। तो मतलब कंपनी में हमेशा इक्विटी होती है, इक्वलेंस होता है। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे वो सुपीरियर्स हो, लोअर्स हो या फिर मिडल्स हो, सबको हम एक साथ ट्रीट करते हैं, फेयरली और इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है वो मिनिमाइज़ करता है जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी होती है, जो जितनी भी उसके एफर्ट्स होता है वो सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करता है। और एक उनके जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, पर्सनल सिलेक्शंस होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, रिलीजियस प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें माइंड में देख के रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को हमें परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट था आपका नेम ऑफ प्रिंसिपल, देन एंड नाउ। और यहाँ पे ये दो एक और पढ़ लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। इनिशिएटिव और एस्पिरिट दे कॉर्प्स, ये भी नॉर्मली है। और अब यहाँ पे था फैलर वर्सेस टेयर के कंपैरिजन। तो फैलर ने जो था उन्होंने ये फैलर ने नहीं, फायोल ने जो था उन्होंने ये बताया था कि लेबर के अकॉर्डिंग हम सारी, उन्होंने लेबर के अकॉर्डिंग सारी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको डिवाइन किया था कि लेबर को कितने इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो आपके लिए काम कर रहा था। और टेलर का ये मानना था कि चाहे वो लेबर हो या फिर बॉस हो, दोनों के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ चीज़ें कंपनी में हम उसको उनके हिसाब से पूरा फिजिकल फिटनेस के हिसाब से उन्होंने बताया था टेलर ने कि मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिविडेशन, जो भी वो सारी चीज़ें प्रोसेस थी कि उनको हम कैसे कंपनी में वर्क कर सकते हैं। और फेल के अकॉर्डिंग जो था ये वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी कंपनी में अगर आपके रूल्स ऐसे होते हैं, अगर ये वाले प्रिंसिपल्स अप्लाई होते तो हम उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंसी हम दोनों चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो बॉस हो या एम्प्लॉय हो, रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ योर चैप्टर एंड्स।